जय हिंद बच्चों। सो वेलकम टू जीआरएम एकेडमी। हमने जो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ाई किया था, क्या था वो? ऑडिटिंग का टाइप्स ऑफ ऑडिट। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अकाउंट्स का। हम एक सॉल्यूशन लेके आए हैं, एमसीक्यू लेके आए हैं, उसी सीक्वेंस में है क्योंकि एग्जाम बहुत पास में है। ठीक है, और टाइम कम है, प्रैक्टिस उन्हीं टॉपिक पे करनी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्यादा दाएं बाएं बिल्कुल नहीं जाना है। एप्लीकेशंस पे लगातार क्लास होगी अब। ठीक है, लगातार क्लास होगी। ठीक है, तो जो लोग एनरोल होना चाहते हैं, ऑलरेडी 3 टेस्ट आपके उस पर अपलोड हो चुके हैं। टेस्ट आप जो लोग मॉक देना चाहते हैं जाइए मॉक दीजिए, फुल मॉक टेस्ट है। ठीक है, आप जाके उस पर दे सकते हैं एप्लीकेशन पर। ओके, अब उसी सीक्वेंस में हमारा आज का जो टॉपिक है वो है क्या? द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन टर्म्स ऑफ अकाउंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में जो अकाउंट्स में जो टॉपिक माना जाता है दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इसका इसका सॉल्यूशन है। पहला, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये कौन से एक्सपेंसेस होते हैं जो एक तरीके से एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द बिजनेस हो। ठीक है, अब ये ऐसे खर्चे होते हैं जब फंड को मार्केट से पैसा रेज करना होता है, उस टाइम जो भी खर्चे हो रहे हैं। ठीक है, अब उनको कौन से हेड में माना जाता है? क्योंकि उसका जो बेनिफिट है सिर्फ उसी टाइम तो मिलेगा नहीं, मिलेगा। उसका जो भी बेनिफिट है वो आने वाले कई साल तक फ्यूचर बेनिफिट उसको उसका मिलता रहेगा। इसीलिए इन खर्चों को क्या मानते हैं हम? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं। दैट इज कॉल्ड डिफर्ड एक्सपेंडिचर, हम लोग इसको मानते हैं, इस हेड में इसको माना जाता है। इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द टर्म फाइनेंशियल एनालिसिस, आखिर ये क्या होता है? तो बेटा अगर आपने एक तरीके से क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, एक अकाउंटिंग प्रोसेस होता है। अकाउंटिंग प्रोसेस का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन। ये आइडेंटिफाई करना कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं है। उसके बाद जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है बेसिकली उसको क्या करते हो आप? रिकॉर्ड करते हो। रिकॉर्ड कहां करते हो? जर्नल में। और जर्नल में रिकॉर्ड होने के बाद क्या होता है? वो क्लासिफाई होता है। क्या होता है? क्लासिफाई होता है। और क्लासिफाई किसके हेल्प से होता है? लेजर के हेल्प से होता है। अब जो भी आपने लेजर बनाया है, जो भी लेजर बनाया है, उस लेजर का क्या करते हैं? उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इसको कहते हैं समराइजिंग। मतलब क्या वो एरर फ्री है कि नहीं है, क्या किसी प्रकार का उसमें एरर तो नहीं है। ठीक है, तो उस एरर को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? समराइज करते हैं। समझ में आ रहा है? बोले तो उसमें ट्रायल बैलेंस हम लोग बनाते हैं। उसके बाद आपका ट्रेडिंग अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट, बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट बनाई जाती है। उसके बाद क्या होता है? आपके बाद इंटरप्रिटेशन। बेसिकली वही चीज यहां पर बोला गया है, इंटरप्रिटेशन। मतलब एक तरीके का अब यहां पर आप एनालाइज कर रहे हो कि भाई जो भी अकाउंटिंग प्रोसेस किया, जो भी आपने लेजर बनाया, जो भी ट्रायल बैलेंस बनाया, उसका आउटपुट क्या मिला। तो बेसिकली दो चीज, आपकी परफॉर्मेंस क्या है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, आपकी परफॉर्मेंस क्या है, और आज की डेट में आपकी पोजीशन क्या है। परफॉर्मेंस कैसे पता चलता है? परफॉर्मेंस पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू। और पोजीशन कैसे पता चलती है? बैलेंस शीट के थ्रू। इसीलिए बैलेंस शीट को पोजीशनल स्टेटमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये आज तक की आपके असेट और लायबिलिटी की पोजीशन को शो करता है। लेकिन परफॉर्मेंस क्या होता है? ये आपकी करंट ईयर का, यहां देखना, ये करंट ईयर की परफॉर्मेंस बताता है कि एक साल की इनकम और एक साल का एक्सपेंसेस बेसिकली क्या है, मतलब आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आपका पोजीशन क्या है। ठीक, तो अब यहां पर देखा जाए तो फाइनेंशियल एनालिसिस में क्या इंक्लूड है? बोथ ए एंड बी, दोनों चीज क्या होती है इसके अंदर? इंक्लूड होती है। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड बी
द डेट ऑफ बैलेंस शीट बी प्रॉपरली वर्डेड। आप बैलेंस शीट के जो हेड नोट पर एक तरीके से जो डेट शो होती है, वो डेट कैसे आप शो करते हो, कैसे उसमें लिखते हो? तो बैलेंस शीट का मतलब ही होता है ये पोजीशनल स्टेटमेंट है। पोजीशनल स्टेटमेंट का मतलब, ये कई बार पूछा गया है, मतलब ये आज तक की पोजीशन आपको बता रहा है। आज तक की पोजीशन का मतलब ही क्या होता है? दैट इज एज ऑन। एज ऑन का मतलब क्या हो गया? आज तक की आपकी पोजीशन क्या है? तो इसका आंसर एज ऑन होगा, क्योंकि ये आज तक की पोजीशन बताता है। फॉर क्यों नहीं हो सकता? सर फॉर का मतलब तो क्या होता है? करंट ईयर, मतलब स्पेसिफिकली वो एक साल की ही बात कर रहा है, और एक साल के लिए जो बनाया जाता है वो क्या होता है? इनकम स्टेटमेंट बनती है। इनकम स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो बैलेंस शीट तो आपकी पोजीशन बताती है, ना कि एक साल की परफॉर्मेंस को बताता है। इसीलिए बेसिकली ये क्या है? एज ऑन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मार्क आउट करेक्ट रीडिंग। करेक्टली अगर आपको कोई स्टेटमेंट अगर रीड करनी हो तो इसमें से कौन सा करेक्टली रीड किया जाएगा? सो पहला है दुर्गा लिमिटेड इनकम स्टेटमेंट एज ऑन। ठीक है, क्या इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस क्या आज तक की परफॉर्मेंस बताता है या सिर्फ करंट ईयर का? सर ये तो सिर्फ करंट ईयर का है, आज तक का थोड़ी होता है। आज तक की तो बैलेंस शीट होती है। तो इसका मतलब सर एज ऑन तो होगा नहीं, इनकम स्टेटमेंट एज ऑन नहीं होता, इनकम स्टेटमेंट फॉर होता है। तो अब देखते हैं, सर ये भी नहीं हो सकता। सर इनकम स्टेटमेंट फॉर लिखा है क्योंकि ये करंट ईयर पे फोकस कर रहा है। क्लियर हो गया? तो साफ साफ है आंसर क्या होगा? फोर्थ का आंसर क्या होगा? फोर्थ का आंसर होगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Which of the following does international accounting standard recognize as a fundamental accounting assumptions? अब बेसिकली देखो, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के द्वारा कुछ एक तरीके के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, और उन्हीं प्रिंसिपल में दो चीज होती है। एक होता है क्या? कॉन्सेप्ट, और एक होता है क्या? कन्वेंशंस। बेसिकली क्या होता है, जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको अब मानना एकदम कंपलसरी है। ठीक है, वो पर्सनल जजमेंट पे डिपेंड नहीं होता, इनको मानना ही मानना है। तो वो होते कौन से हैं? वो होते कौन से हैं? एक्यूरल होता है, गोइंग कंसर्न होता है, और कंसिस्टेंसी होता है। एक्यूरल का बेसिस का मतलब क्या होता है कि चाहे आपका कोई भी ट्रांजैक्शन, वो चाहे कैश हो चाहे वो क्रेडिट हो, दोनों चीज इसमें आपको रिकॉर्ड करना है। गोइंग कंसर्न बोलता क्या है कि कोई भी चीज जब आप रिकॉर्ड करते हो तो ये पहले से मान लेते हो कि इट विल रिमेन इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, क्योंकि जो बिजनेस है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रन करता है। दैट इज कॉल्ड गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि जो मेथड आपने एक साल यूज किया है, जो आपने ट्रीटमेंट मेथड एक साल यूज किया है, वही मेथड हर साल यूज होना चाहिए। क्योंकि कंपैरिजन करने में क्या होती है? आसानी होगी, वरना कंपैरिजन करना बहुत टफ होता है। ठीक है, चलिए, तो साफ साफ दिख रहा है कौन सा नहीं है? सर ये नहीं है, ये आपका एक तरीके से क्या है? ये कन्वेंशन है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके प्रूडेंस होता क्या है? वैसे प्रूडेंस होता क्या है? इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग यह है कि कोई भी एंटीसिपेटेड लॉस है, कोई भी लॉस होने वाला है, तो वो उसके लिए प्रोविजन आप आज ही बना लीजिए। आज के डेट में ही एंटीसिपेटेड लॉस का प्रोविजन आपको बना लीजिए। लेकिन कोई एंटीसिपेटेड प्रॉफिट है, उसको आपको इग्नोर करना है। बेसिकली ये इसी बात पर फोकस करता है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट बात हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके आगे बढ़ते हैं।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है अभी हमने पहले ही डिस्कस किया था। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आएगा, इसमें बैलेंस शीट भी आएगा, इसमें फंड फ्लो भी आएगा, इसमें कैश फ्लो भी आएगा। ये सब किसके पार्ट है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। आसान है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बेसिक क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। हम बेसिक टू एडवांस जाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए आ जाइए। अब असेट्स आर इक्वल टू, असेट्स किसके बराबर होते हैं? असेट्स जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? तो आप ये अच्छी तरीके से पता होगा, दैट इज कैपिटल प्लस लायबिलिटी। असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। बोले तो असेट इज इक्वल टू इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी, दोनों को ऐड कर दो, बेसिकली उससे क्रिएट क्या होता है? असेट क्रिएट होता है। सो यहां पर जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते आगे। अकाउंटिंग इक्वेशन, जो भी आप अकाउंटिंग करते हो डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट के बेस पर, जो भी आप अकाउंटिंग करते हो डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट के बेस पर, इस प्रिंसिपल के बेस पर, वो हमने अभी पढ़ा। असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। सो आंसर आपका क्या होगा? असेट प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, ना ही ये होगा। ओके 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 ओके, आंसर नंबर बी हमने अभी पढ़ा ना, असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। सो आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट अमाउंट स्पेंड ऑन अनसक्सेसफुल प्रमोशन पॉलिसी। अब ये देखिए, कोई भी प्रमोशन पॉलिसी असफल पदोन्नति नीति पर खर्च की गई राशि, कोई भी प्रमोशनल एक्सपेंसेस पर जो भी खर्च किया, ठीक है, तो अगर वो कौन सा खर्चा माना जाता है? और बेसिकली क्या है, अगर ये फ्यूचर में बेनिफिट मिलता, प्रमोशनल का अगर फ्यूचर में बेनिफिट मिलता, तब तो साफ साफ है कि ये आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता। लेकिन ये क्या है? अनसक्सेसफुल है, मतलब लंबे समय तक तो गया ही नहीं, तो ये करंट ईयर के ही खर्चे इसको माना जाएगा, बोले तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर ऑर्डर्स ऑफ गवर्नमेंट कॉस्ट ऑफ मेकिंग एग्जिट डोर इन अ सिनेमा हॉल। सरकार ने आदेश दिया है कि सिनेमा हॉल में ज्यादा से ज्यादा एग्जिट डोर होने चाहिए। तो अगर एग्जिट डोर पर अगर मैंने पैसा लगाया, तो क्या मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है? क्या मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसके द्वारा बढ़ेगा? तो भाई एग्जिट डोर से थोड़ी बढ़ेगा, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर तो हो ही नहीं सकता। क्या इसका बेनिफिट बहुत फ्यूचर में मिलेगा? नहीं सर, इसका बेनिफिट फ्यूचर में थोड़ी मिलेगा। तो सर एग्जिट डोर से आपकी कोई कैपेसिटी तो बढ़ नहीं रही, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। चलिए ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है। आ जाइए नेक्स्ट। बैलेंस शीट क्या है? अभी हमने डिस्कस किया, क्या बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर साल की स्टेटमेंट बताता है या आज तक का बताता है? ये एक पोजीशन बताता है। तो बेटा जब पोजीशन बता रहा है तो इसको बोलते हैं क्या है? इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन। इसको पोजिशनल स्टेटमेंट कहा जाता है। याद रखना, इसको पोजिशनल स्टेटमेंट ही कहा जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन इंप्रूविंग कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग प्लान। कोई भी खर्चा, अगर आप पुराने प्लान को एक तरीके से आप एग्जिस्टिंग प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हो, कैपेसिटी को बढ़ा रहे हो, तो उस प्रकार के खर्चे को क्या बोलते हैं? सर ऑब्वियस है
कैपेसिटी बढ़ाने का मतलब सर आप मशीन्स और खरीदोगे, तो जब आप मशीन्स और खरीदोगे कैपेसिटी बढ़ेगी, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये तो साफ साफ है। मतलब जब भी आप जो भी आप एक्सपेंडिचर करते हो जिसकी हेल्प से असेट क्रिएट होता है, असेट इंक्रीज आपका बढ़ता है, आपकी कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये आपकी एक साल की अर्निंग के लिए, एक साल के सेल्स को बढ़ाने में जो भी आपके एक साल से जो भी क्या है खर्चे हैं, मतलब करंट ईयर से रिलेटेड जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, ये है आपका रेवेन्यू। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, क्योंकि ये पुराने प्लांट की आपकी कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, तो ये क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। आ जाइए नेक्स्ट, हैवी एक्सपेंडिचर। हैवी एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन एडवर्टीजमेंट। अगर कोई भी खर्चा एडवर्टीजमेंट पे करते हैं तो उसका बेनिफिट आज तो मिलता ही मिलता है, फ्यूचर में भी मिलता है। तो बेटा ये क्या है? दिस इज योर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड का मीनिंग ही क्या होता है? जिसका बेनिफिट आज भी मिलेगा और फ्यूचर में भी मिलेगा। तो ये क्या हो गया आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्या है? हैवी एक्सपेंडिचर इन इंस्टॉलिंग अ मशीन। अगर आप कोई नई मशीन को इंस्टॉल करते हो बेटा, तो साफ साफ सी है आपकी कैपेसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और याद रखना, जब भी कोई न्यू मशीन परचेज करते हो उसके साथ जो भी इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस होते हैं, न्यू मशीन परचेज करने को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, और उसके साथ अगर कोई भी एक्सपेंडिचर हुआ है उसको भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही माना जाता है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन एक्वायरिंग द पेटेंट राइट फॉर द बिजनेस इज एन एग्जांपल। अब देखो, कोई भी खर्चा जो आप पेटेंट राइट को एक्वायर करने के लिए आप पैसा खर्च कर रहे हो, याद रखना पेटेंट राइट को, पेटेंट क्या होता है? एक तरीके का वो आपको जो खर्चा है जिसका आपकी कैपेसिटी वो आपकी बढ़ाएगा। याद देखो कि रेवेन्यू तो है नहीं, रेवेन्यू तो है नहीं है, तो आखिर इस खर्चे को, इस एक्सपेंडिचर को हम क्या मानते हैं? क्योंकि बेटा ये आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर ही माना जाता है, इसको भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही बनाते हैं, क्योंकि ये आपका कहीं ना कहीं कैपेसिटी को आपकी और बढ़ाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है? क्योंकि ये करंट ईयर के एक्सपेंसेस को, करंट ईयर मतलब एक साल का कोई भी सैलरी जो कि पे करना बाकी है, तो अगर वो खर्चा एक ही साल का है ना, आउटस्टैंडिंग किस साल का? करंट ईयर का। तो करंट ईयर से कोई भी जो भी खर्चा होगा वो क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होता है। वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट एन एक्सपेंडिचर इज कैपिटल इन नेचर। कोई भी खर्चा जो कि कैपिटल इन नेचर होता है, कैपिटल इन नेचर मतलब जो आपकी कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, वो कौन से होते हैं? इट इज पेड ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द बिजनेस, इट बेनिफिट द करंट पीरियड। क्या वो करंट पीरियड को करता है? नहीं, वो इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ फिक्स्ड असेट्स। यही क्या होता है? कैपिटल इन नेचर, जो आपकी कैपेसिटी को और इंक्रीज कर दे। इसीलिए कह रहा हूं ये बार बार इस वर्ड को ध्यान दो। चलिए नेक्स्ट, ये कई बार पूछा आता है, इस टॉपिक पे क्वेश्चन मान लीजिए कि आना ही आना है, इसीलिए मैं उसी टॉपिक पे फोकस कर रहा हूं जिस टॉपिक पे ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आते हैं, ज्यादा क्योंकि इतना टाइम आपके पास है नहीं। चलिए आइए नेक्स्ट, एन एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू इन नेचर। कोई भी खर्चा वो रेवेन्यू कब माना जाता है? जब वो कैपेसिटी बढ़ाएगा या वो करंट ईयर से हो। सर आप ही तो बताए थे, बेनिफिट्स द करंट पीरियड, जो सर करंट पीरियड पर फोकस करता हो। ठीक है, एकदम सही। नेक्स्ट, ऑल एक्सपेंडिचर विच बेनिफिट डैश पीरियड
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सिंपल है सर, अभी आपने बताया वो खर्चे जो किस टाइम के, फ्यूचर को या करंट को। सर करंट में, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं सर जो करंट ईयर का बेनिफिट मिलता है, जिसमें मतलब एक साल में, दैट इज कॉल्ड करंट पीरियड। वेरी नाइस। नेक्स्ट, any expenditure increased in acquiring a fixed asset for the business। कोई भी फिक्स्ड असेट को एक्वायर करने के लिए अगर कोई भी एक्सपेंसेस आप कर रहे हो तो इसको कौन सा खर्चा माना जाएगा? सर सिंपल है, आप ही ने कहा था कि अगर फिक्स्ड असेट्स की कैपेसिटी को कोई भी खर्चा बढ़ा दे वो क्या होता है? दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर आंसर क्या होगा? ए। ऐसे ही बेटा हमने एमसीक्यूज जो है हमने मॉक में, जो कि स्पेसिफिकली आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, ऐसे ही हमने एमसीक्यू को आपके मॉक में जो कि शुरू हो चुके हैं, जो लोग ज्वाइन करना, क्योंकि इस समय बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस होगी उतना बेनिफिट मिलेगा। सारा चीज ऑनलाइन हो चुका है, फुल मॉक है उसके अंदर कंप्यूटर भी है, कंप्यूटर है बेटा, मैथ्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, कॉमर्स है। हमने पूरा चीज मॉक में आपका इसमें पूरा ऑनलाइन हो चुका है, टेस्ट ऑनलाइन हो गए हैं, तुरंत उसका सॉल्यूशन मिलेगा। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, मैं खुद उसकी ऐप पर उसका सॉल्यूशन वीडियो बनाकर पूरा शाम को मैं क्लास लूंगा एप्लीकेशन पर, ठीक है? तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले। जीआरएम एकेडमी के नाम से ऐप है, उसको ज्वाइन कीजिए और जितनी प्रैक्टिस हो सकती है पहले उसको प्रैक्टिस करो। उसमें मॉक भी है और सेक्शनल टेस्ट भी है। जितना हो सकता है पहले बेटा उसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये आपका लास्ट चांस है। क्योंकि हार्डली हमारे पास 10 दिन बचे हैं। जिनका 22 को होगा उनके लिए 10, जिनका 23 को है फिर 25 को है, तो आप अपना दिन जोड़ सकते हो है कितने दिन, ठीक है? चलिए, तो नेक्स्ट क्लास आपकी एप्लीकेशन पर सॉल्यूशन के साथ भी है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं आ सकते हैं। और मैं यहां पर तो मैं क्लास लूंगा ही, यूट्यूब पे तो क्लासेस होंगी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। जय हिंद बच्चों।